Chapter at your screen is hydrogen. Hydrogen. In this chapter, there are three topics. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बच्चे तीन ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। ठीक है, एक हाइड्रोजन से रिलेटेड तीन टॉपिक है, तीन एलिमेंट के नाम बताओ। एक तो खुद ही हाइड्रोजन। इस चैप्टर के अंदर तीन टॉपिक हैं। हाइड्रोजन, वो तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। मैं चीजें H2O, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। H2O आप यूज करते हो। एंड द थर्ड वन इज H2O2। थर्ड वन इज H2O2। ये तीन टॉपिक हैं इस चैप्टर में, ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। ठीक है, जिसमें से H2 भी इस साल ओमिट है। H2 और H2O2 ही मैक्सिमम ओमिट ही है। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम जो H2 और H2O2 है, दे आर ओमिटेड। द ओनली इन अवर सिलेबस इज H2O। H2O के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहला पेज जो है वो काट दीजिए बच्चे, बिकॉज द फर्स्ट पेज इज ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पहला पेज है, ये पेज है बच्चे पूरा हाइड्रोजन का। कि हाइड्रोजन कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है उसके बाद हाइड्रोजन स्टार्स में। तो हमारे सन है मैक्सिमम किससे बना है बच्चे? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यूनिवर्स में सब, अर्थ पे 1% से भी कम है, लेकिन यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके तीन आइसोटोप होते हैं। 1H1 हाइड्रोजन प्रोटियम, जिसे प्रोटियम भी कहते हैं, ड्यूट्रियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। तो ये सब लिखे हैं, तीन आइसोटोप के बारे में बता रखा है। फिर इसकी प्रिपरेशन है, फिर प्रॉपर्टीज हैं, और फिर इसके यूज हैं। तो ये दो शुरू के 2.5 पेज कटे हुए हैं। थर्ड पेज पे जो यूज ऑफ डाई हाइड्रोजन है, यहाँ तक कटा हुआ है। यूज ऑफ डाई हाइड्रोजन के बाद जो थर्ड पेज नंबर 3 का हाइड्राइड टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में है। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं है कि कटा या नहीं कटा, तो हम मान के चलेंगे कि दिस टॉपिक इज इन अवर सिलेबस एंड दिस हाइड्राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हाइड्राइड टॉपिक है थर्ड पेज पे हुए हैं, अभी फर्स्ट सेकंड पेज पूरे पूरे कटे हुए हैं। यस बच्चे बोलो। हाँ छोटा सा ही है, मैक्स मैं कोशिश करूंगा आज खत्म हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो हो ही जाएगा। बैक एक्सरसाइज भी करानी है, एक क्लास में बैक एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, हाँ आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे पी ब्लॉक। आफ्टर दैट तब तक सारे बच्चों के पेपर भी उठ जाएंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम फॉर ऑल। सबके साथ इक्विलिब्रियम करेंगे। क्या? हाँ जो हम हाँ जो हम अभी कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? कोई भी मैटर अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, जैसे Na अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? NaH। Na अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट Na अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना सकता है? 2NaH। यस और नो? 2Na अगर रिएक्शन करेगा तो 2Na प्लस H2 गिव्स 2NaH, तो इसी को कहते हैं हाइड्राइड। मतलब मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राइड। ठीक है, अब ये मेटल कौन सा है? जो ये मेटल है उसके ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। यहाँ जो हमने मेटल सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो हम मेटल ले रहे हैं, ये मेटल यानी कि एलिमेंट कौन सा है? ये एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। उसके हिसाब से तीन चार तरीके के होते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो, सबसे ऊपर लिखा है आयोनिक हाइड्राइड। ये तीन तरह के होते हैं, आयोनिक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर एक ही है। और एक होता है इंटरस्टिशियल, ये तीसरा तीसरा होता है। तीसरा भी नीचे आ जाएगा, देखिए बच्चे, ये रहा मेटालिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, इंटरस्टिशियल, ये तीनों एक ही नाम। ठीक है, अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल कभी ध्यान से देखी हो, तो पीरियोडिक टेबल पे आप देखेंगे बच्चे कि पीरियोडिक टेबल में आपको कैसे दिखाई देती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में होता है एस ब्लॉक, जिसके अंदर दो लाइनें होती हैं। फिर बीच में जा रहा होता है डी ब्लॉक, जिसके अंदर 10 लाइनें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन होता है बच्चे? पी ब्लॉक। ठीक है, और नीचे
नीचे पड़ा होता है बिल्कुल एफ ब्लॉक सर। ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड वो होते हैं जो एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। These are the stoichiometric compound of the dihydrogen formed by S block element। ये वो होते हैं जो S ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन दो हैं, BeH2 और MgH2। ये पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब जो अब एक दूसरे से मिलकर डायमर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पॉलीमर समझते हो, जो जैसे BH3 है, एक BH3 क्या करता है, दूसरे BH3 से जुड़ जाता है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। एम, ये एक BH3 है, ये दूसरे BH3 से कंबाइन हो जाता है। ठीक है, और ये इससे कंबाइन, इसको हम कहते हैं पॉलीमर या डाइमर। जब बहुत सारे कंपाउंड मिलकर अपना एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करने लगे। ठीक है, अब आता है बच्चे कोवलेंट और मॉलिक्यूलर। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनाते हैं बच्चे पी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन बनाते हैं बच्चे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, दे आर फाउंड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है बच्चे, पी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम द 13th ग्रुप टू 18th ग्रुप। 13 से लेकर 18 ग्रुप तक जो एलिमेंट हैं वो पी ब्लॉक के। 13th ग्रुप से 18th ग्रुप तक जो एलिमेंट हैं वो पी ब्लॉक के हैं। ठीक है, अब ये तीन तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं। जैसे अभी हमने पढ़ा BH3, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, एक बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसने तीनों हाइड्रोजन से जोड़ दिए, तब भी इसके पास अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 6 ही होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 6। ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड भी होते हैं, लुईस एसिड भी बोल सकते हैं, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को लुईस एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का क्या मतलब है, जितने चाहिए उतने हैं, जितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए उतने हैं हमारे पास। जैसे आपका CH4 के पास, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ले। यस और नो, तो जो 4 चाहिए थे 4 है, वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ना ज्यादा है ना कम है। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच वो है जो सेटिस्फाइड है लेकिन अपने पास लोन पेयर रखते हैं। जैसे NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट यहाँ भी कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का भी कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच का भी कंप्लीट होता है। बस इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में लोन पेयर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन रिच में लोन पेयर होते हैं जो ये डोनेट कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखता है वो लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो है लुईस बेस। तो वो क्या होता है बच्चे, लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो कौन होता है बच्चे, लुईस बेस। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने एक एक लाइन सबसे नीचे भी लिखी है, लुईस एसिड। हाँ बच्चे बोलो। हैलाइड जो हैलोजन से, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से जो जुड़ते हैं वो हैलाइड होते हैं। हैलोजन ग्रुप नहीं होता था, ये हाइड्राइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं। हैलाइड में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से जुड़ते हैं, हाइड्राइड में हाइड्रोजन से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक लाइन लिखी भी हुई है, लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं। वही बच्चे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो लुईस एसिड, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की फिराक में रहते हैं। लुईस बेस जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं।
तो आपको लुईस एसिड लुईस बेस समझ आ गया। अब मैं आपको और एग्जांपल बताऊं लुईस बेस का, तो आप समझो H2O। लुईस बेस के बताओ H2O, ऑक्टेट कंप्लीट है, दो लोन पेयर। तो जिन ये लोन पेयर रखता है ना, तो ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर। हाँ दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, लुईस एसिड लुईस बेस क्या होते हैं बच्चे? वो कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर है वो लुईस बेस। पहले तो इतना था, जिनके पास लोन पेयर होता है वो लुईस बेस। NH2O में O के पास दो लोन पेयर है, NH3 में हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो वो लुईस बेस है। लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास एक लोन पेयर होता है। लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं, BH3, BF3, BCl3, ठीक है, AlCl3। जिनका AlCl3 में अगर आप देखेंगे तो एक एल्यूमिनियम है और वो तीन क्लोरीन तक गिर गया, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो आप तीनों एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? कितने इलेक्ट्रॉन हुए एल्यूमिनियम के पास? छह। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चे? एक। नहीं 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 नहीं, CH4 के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन वो लुईस एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोन, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसा नहीं कह सकते ना, इतना आसान तो मैं बता ही देता है आपको, बार 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 कह रहा हूँ। अगर आप CH4 को देखेंगे, CH4 के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन ना तो ये लुईस एसिड है ना ही लुईस बेस है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लुईस एसिड वो होते हैं जिन, ये कुछ नहीं है, ना तो एसिड ना बेस। CH4 कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ना तो ये एसिडिक नेचर का है ना ही बेसिक नेचर का है। जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, आप देखो हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप देख सकते हो एल्यूमिनियम के पास सारे बॉन्ड बनाने के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जिन कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, दीज आर द लुईस एसिड। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो लुईस एसिड है। जिनके पास लोन पेयर है वो लुईस बेस है। लेकिन इनके बीच में एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जिनके पास लोन पेयर भी नहीं है, लेकिन वो, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। लोन पेयर तो नहीं है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहीं पर है, लुईस एसिड को यहाँ क्या नाम दिया गया है? लुईस एसिड को यहाँ नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो यहाँ पर लुईस एसिड को नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, लुईस एसिड को यहाँ पर नाम क्या दे दिया गया है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लुईस बेस को क्या नाम दे दिया गया है? इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनको क्या नाम दे दिया गया है बच्चे? इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, और एक लास्ट होते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जो ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना ही इलेक्ट्रॉन देंगे। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? तीनों मंत्र समझ आया बच्चे? हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज भी, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, कि जो ये वाले हाइड्राइड होते हैं कोवलेंट और मॉलिक्यूलर, तीन तरीके के हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं लुईस एसिड जैसे BH3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है जिनका ऑक्टेट जस्ट कंप्लीट है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, H2O, NH3 एक्सेट्रा। ठीक है, ये, हाँ भाई, ये एस ब्लॉक वाले क्या बनाते हैं? आयोनिक। हाँ, कुछ नहीं कहते, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वालों के लिए कोई नाम नहीं है। हाँ, CH4 एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ, तो ये थे पी ब्लॉक। हम एस ब्लॉक वाले बनाते हैं आयोनिक, पी ब्लॉक वाले बनाते हैं कोवलेंट, डी ब्लॉक वाले बनाते हैं मेटालिक। मेटालिक हाइड्राइड डी ब्लॉक बनाते हैं। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक, फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है बच्चे? थर्ड ग्रुप से
ट्वेल्थ ग्रुप तक। डी ब्लॉक थर्ड ग्रुप से ट्वेल्थ ग्रुप तक चलता है। लेकिन इसके बीच में कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जैसे 7, 8, 9, ये 3 से 12 के बीच में 7, 8, 9 भी तो आएंगे। ये हाइड्रोजन से रिएक्ट ही नहीं करते। हाँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है। अब आ जाओ पानी के ऊपर। पानी ये पूरा है। अभी तक तो हम हाइड्रोजन पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन में केवल हाइड्राइड हो सकता है या नहीं इसके बारे में श्योर नहीं हूं मैं, क्योंकि फ्लेवर में खाली ये लिखा है कि प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन और यूजेस करते हैं। ठीक है। तो हाइड्राइड फ्लेवर में हो सकता है। इसके अलावा हाइड्राइड में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई मेटालिक हाइड्राइड, ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, साइड में यहाँ पर जो है, या राइट साइड में वाई मेटालिक ये वाला जहां मैं लिख रहा हूँ, वाई मेटालिक हाइड्राइड आर यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज, आर यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज। बच्चे देखिए, क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन स्टोरेज का, मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन स्टोरेज जहां पर जगह मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो हाइड्राइड है, कोई भी चीज दुनिया में पाई कैसे जाती है, ये आपका मेटल हाइड्राइड है कोई, मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन, ऐसे बहुत सारी लाइन से लगी होती है, मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन। और ऐसी अरेंजमेंट को कहते हैं लैटिस। ऐसी एनर्जी ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं बच्चे? लैटिस। इस लैटिस के बीच में ये वाली जगह देख रहे हो, ये जो सर्कल वाली कर रहा हूँ, एम्प्टी स्पेसेस, इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, इन एम्प्टी स्पेसेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। इन एम्प्टी स्पेसेस को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है। हर लैटिस के अंदर चाहे किसी का भी हो, इंटर, इनको हम क्या नाम देते हैं बच्चे? इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स, ये जो है, ये एम्प्टी स्पेस जो है, इनमें आके हाइड्रोजन फंस जाती, तो अब वो इधर उधर भाग नहीं सकती। तो जब भी मुझे हाइड्रोजन को स्टोर करना होता है, तो हम इसे मेटल हाइड्राइड्स के बीच में स्टोर कर लेते हैं। नाउ रीड द आंसर, आपको आंसर समझ आ जाएगा। बच्चे देखिए, वाई द मेटालिक हाइड्राइड आर यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज। तो लिखो, हाइड्रोजन ऑक्यूपायर इंटरस्टिशियल साइट इन द मेटल लैटिस। हाइड्रोजन ऑक्यूपाई, जो इंटरस्टिशियल साइट जो गैप थी, ठीक है, वो इनको अपने अंदर स्टोर करा लेते हैं इंडस्ट्रियल साइट्स के अंदर। फर्दर यहाँ पर एक एडवांटेज और है, सम मेटल हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। कुछ मेटल जो है वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो दे आर यूजिंग हाइड्रोजन टू। क्या कह रहा है? क्या होता है? सम मेटल लव, नहीं क्या लिखा है? हाँ, लव हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, नहीं है वो, सम मेटल हैव हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। कुछ मेटल्स के पास हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे पानी। पानी पानी आप सबने पता है, हमारी दुनिया में हर तरफ पानी पानी। ठीक है। पानी का कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है। अगर प्योर वाटर है तो, इम्प्योर वाटर का तो आपको कड़वा मीठा तो पता चल जाता है, लेकिन प्योर पानी का कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। पानी एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी रखती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी अपने साथ एक हाइड्रोजन, एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी रखती है जिसे हम क्या कहते हैं उसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे है हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसको वेपर बनाना ही मुश्किल है, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ठीक है। ये रहा, आपको पता है H2O के अंदर, ये H2O का स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर, ये H2O का स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है बच्चे आप सबको? ये रहा। ये H2O का स्ट्रक्चर। ठीक है। दो एच है, एक ओ है, तो दो लोन पे है,
तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट एक्ट लुइस बेस, लोन पेयर प्रेजेंस होने की वजह से वो लुइस बेस, ठीक है। एक H2O दूसरे H2O से क्या करता है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये वाला H2O देखो, ये H2O ऊपर वाले H2O से भी कर रहा है, बाजू वाले H2O से भी कर रहा है, नीचे वाले से भी कर रहा है, नीचे वाले से। अगर मैं एक और बना दूं नीचे, सपोज कर रहा हूँ, मजे लेने के लिए बना रहा हूँ, भावनाएं समझना मेरी। एक H2O चार H2O से बॉन्डिंग करता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर। एक H2O जो बीच वाला सर्कल H2O चार से कर रहे हैं। अब ये नीचे वाले ये दोनों हैं, जो नीचे वाले हैं बच्चे ये दोनों, ये फर्दर नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, उसको थोड़ा देखते हैं। देखो बच्चे, अगर हम बात करें नीचे वालों की, कि यहाँ पर भी एक H2 मान लो कि यहाँ भी एक H2 है, ये वाला O इसके H से कर रहा होगा, जो इसके H होंगे, ये वाला O इसके, तो यहाँ पर देखो एक पिंजरा बन गया। ये H2O के बीच में क्या बन गया, एक पिंजरा, जंगल जेल बन गई ना ये 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 जेल टाइप बन गई। इस अब इसकी जेल बनने की बहुत खास प्रॉपर्टी है। आपने देखा है सॉलिड हमेशा भारी होता है, सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि बर्फ पानी के अंदर डूब जाए। जबकि होना है क्या चाहिए, बर्फ की डेंसिटी ज्यादा होनी, बर्फ सॉलिड है, बर्फ की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, बर्फ पानी के अंदर डूब जानी चाहिए। लेकिन बर्फ हमेशा पानी के ऊपर तैरती है, विच शोज कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम है। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O अपने अंदर ये केज बना, इसका केज टाइप की स्ट्रक्चर बना देती है। ये जो पिंजरे बन रहे हैं, इन पिंजरों के अंदर हवा भरी होती है, मतलब बर्फ के अंदर बहुत सारी हवा भी भरी होती है। बर्फ के अंदर बहुत सारे पिंजरे होते हैं, और उन पिंजरों के अंदर बहुत सारी हवा भरी होती है, जिसकी वजह से बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, और बर्फ पानी पर तैर, जिसकी वजह से बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, और बर्फ पानी पर तैर सकती है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, एंड इट इज एंड इन एटम एंड, चल गए, क्रिस्टलाइन फॉर्म जमी हुई फॉर्म है पानी की, वो बर्फ है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल फॉर्म, ये तो शेप बता रहे हैं कि हेक्सागोनल फॉर्म बनेगी, बट एट लो टेम्परेचर इट कंडेंस, ये शेप बता रहे हैं कि अगर लो टेम्परेचर है तो क्यूबिक फॉर्म में होती है, जो बर्फ जो पिंजरे बन रहे हैं, हाई टेम्परेचर में तो हेक्सागन की शेप में पिंजरे बनते हैं। वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, मैंने आपको बता दिया बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, क्योंकि इसके अंदर पिंजरे बनते हैं। चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, पिंजरे जरूर बनेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव आइस अ रादर ओपन साइड स्ट्रक्चर विद वाइड होल, जिसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। दीज होल्स कैन होल्ड सम अदर मॉलिक्यूल, ये तो अलग बात लिखी है कुछ, कि पानी के अंदर जो है चीनी क्यों घुल जाती है। ये क्वेश्चन आता है कि पानी के अंदर हम चीनी और नमक घोलते हैं और चली कहाँ जाती है, तो वही कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पिंजर नहीं बन रही, गड्ढे का काम करते हैं, चीनी उन गड्ढों के अंदर घुस जाती है, ठीक है। ये पहले का आंसर तो खाली इतना ही है, इस जहां तक, कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ देन ऑफ वाटर, सो इट फ्लोज ऑन वाटर। क्यों है, क्यों कम है, वो भी लिख लो चाहे, बिकॉज बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग केज लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म, इसी का आंसर एक बार मुझसे, इसी का, केज लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म इन विच हाइड्रोजन इज trapped, due to hydrogen bonding cage like structure are formed in which gas is air is trapped, in which air is trapped. So density of ice, density of ice is lesser than of water. Density of ice is lesser than of water.
और लिख, हाँ बोलो। जितना कम टेम्परेचर होता है उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ। हाँ। क्यों? भाई शेप अलग अलग है ना, लिक्विड स्टेट में वो हेक्सागोनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, और सॉलिड स्टेट में वो क्यूबिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। बर्फ तब बनती है जब क्यूबिकल हो। चीनी हेक्सागोनल वाले होल्स में घुसती है। दो तरह के होल पड़े हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, कि जब पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो दो तरह की होल बनाता है, एक हेक्सागोनल और एक क्यूबिक। जब पानी बर्फ बनाना होता है तो क्यूबिक होल बनाता है, उसके लिए कम टेम्परेचर। क्यूबिक होल तब बनते हैं जब कम टेम्परेचर होता है। ठीक है। और हेक्सागोनल होल थोड़ी बड़ी होती है, जिनके अंदर चीनी भी जैसे बड़े पार्टिकल जाके फंस जाते हैं। तो हेक्सागोनल होल बनाने के लिए पानी को गर्म करना पड़ेगा। अगर पानी ठंडा होगा तो क्यूबिकल होल बनाएगा। पानी के अंदर दो तरह के होल है, क्यूबिकल होल और हेक्सागोनल होल। हेक्सागोनल होल बनते हैं हाई टेम्परेचर पर, क्यूबिकल होल बनते हैं लो टेम्परेचर। तो क्यूबिकल होल के अंदर एयर ट्रैप होती है, उसके अंदर चीनी भी नहीं घुस सकती। क्यूबिकल होल छोटा होता है, उसके अंदर एयर ट्रैप होती है, जिसकी वजह से बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है। और जो हेक्सागोनल होल होते हैं वो बड़े होते हैं, और पानी के अंदर होते हैं liquid form, जिनके अंदर चीनी भी नहीं फंस जाती। तो हेक्सागोनल होल जो है वो हाई टेम्परेचर बनते हैं, क्यूबिकल होल जो होते हैं वो टेम्परेचर। तो जैसे जैसे पानी को गर्म करते हैं, जैसे जैसे हम पानी को गर्म करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। गर्म पानी दूध में चीनी आराम से घुल जाती है। वही तो बात कर रहे हो ना, कि गर्म दूध या गर्म पानी के अंदर हेक्सागोनल घोल बन जाते हैं। तो हेक्सागोनल घोल बनने के लिए उन घोल में चीनी घुस जाती है। ठीक है बच्चे? बच्चे एक क्वेश्चन था इसका कि बचपन में हमने पढ़ा था कि ठंडे दूध में चीनी नहीं मिलती, गर्म दूध में चीनी मिल जाती है। ठीक है। अगर आप दूध गर्म करोगे तो उसमें चीनी आराम से मिल जाती है, गर्म पानी में गर्म दूध में चीनी आराम से मिल जाती है। ठीक है। ऐसा क्यों? मैं वही कह रहा हूँ कि जितनी ज्यादा होल होंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ज्यादा होल में रहता है, और उन होलों में उतनी ज्यादा कम ऊर्जा की चीनी खींचो। कम टेम्परेचर होगा कम होलों की, छोटे होलों की, ये बड़ा ज्यादा। यार तो गैस के अंदर होता है, यहाँ तो सॉलिड सॉलिड थोड़ा डिफ्यूज होता है कभी। डिफ्यूजन इज शोन बाय द गैस। डिफ्यूजन होना है, वहाँ पे जस्ट मूवमेंट हो रही है। चीनी में से वो जो जो चीनी है वो पानी के होल के अंदर घुस चुका है। पानी के अंदर जो empty holes हैं, ज्यादा होल बन जाते हैं, है ना? बस ये कितना बोला। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे देखो, एम्फोटेरिक नेचर है सबसे पहले जो लिखते हैं इसमें, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है एसिड एज वेल एज बेस। एसिड है तो बेस रिएक्ट कर सकती है, बेस है तो एसिड रिएक्ट कर सकती है। दोनों का रिएक्शन लिखी हुई है। इन द फर्स्ट रिएक्शन water is behaving like the acid because it is reacting with base। NH3 मैंने अभी आपको बताया जो इस बेस को डिस्कस नहीं किया। NH3 अभी मैंने आपको बताया बेस का बहुत लोन पे। ठीक है। तो क्योंकि पानी बेस का रिएक्ट कर सकता है तो यानी कि इट है एसिडिक नेचर। लेकिन पानी उल्टा भी शो करता है। पानी पानी जो है बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो पानी एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, यानी कि वो बेस निकल सकता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है H2O इस क्वेश्चन में H2S के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिक नेचर शो करता है। जब वो बेस का रिएक्ट करता है तो एसिड नेचर शो करता है। इसी को कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? एम्फोटेरिक नेचर। दिस नेचर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करता है।
एल्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों का ग्रेडियंट शो करता है, उसको हम कहते हैं जैसे एम्फोटेरिक। ठीक है, जो नीचे रिएक्शन लिखी है पानी में बहुत धूप के बाद है, पानी को अगर एसिड बेस ना मिले ना तो आपका भी रिएक्शन होगा, एक पानी दूसरे पानी रिएक्ट करता है, तब वो दो नॉन एक जैसे। ठीक है, अब एक है तो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो एक इसमें एसिड का काम करता है और एक बेस का काम करता है, क्यों पता नहीं। जब दोनों एक जैसे दोनों नॉन है तो दोनों का धीरे धीरे करना चाहिए, लेकिन अगर हमें और कुछ रिएक्ट करने के लिए नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, एक एसिड का काम करता है एक बेस का। यहाँ पर यही है बच्चे, आप देखो जो थर्ड रिएक्शन की है इसको हम कहते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो थर्ड रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं बच्चे, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो कंबाइंड रिएक्शन वर्ड लिखा है, कंबाइंड रिएक्शन को काट के लिखो ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो कंबाइंड रिएक्शन वर्ड है उसे काट के लिखिए बच्चे ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। नोट सबके पास बच्चे, जो नोट भेजते हैं वो सबके पास हैंड टू हैंड प्रिंट आउट हो जानी चाहिए। इफ यू आर नॉट हैविंग द नोट प्रिंट आउट तो आपका पढ़ना बेकार है। ना तो आप काट पाओगे ना कुछ लिख पाओगे, बेकार चीजें, बाद में कोई कुछ नहीं लिख पाता। ठीक है, तो दिस रिएक्शन, यहाँ पर देखो एक H2O दूसरे H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। एक H2O एक H2O एसिड का काम करके क्या दे रहा है, H पॉजिटिव। एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव देना, हाँ या ना। ये दूसरे H2O को H पॉजिटिव ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर H2O में से H2O में से H पॉजिटिव निकल गया तो बचेगा क्या, OH। मतलब ये जो H2O था ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये जो H2O था ये OH में कन्वर्ट हो गया। इस वाले H2O ने उस वाले ये जो H पॉजिटिव आ रहा था इसको गेन कर लिया। जो दूसरे वाला H2O था उसने जो सर्कल ये वाला जो H2O है इसने इस वाले H पॉजिटिव को गेन करके क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव। तो जिसने H पॉजिटिव गेन करा वो बेस, जिसने H पॉजिटिव दिया वो एसिड। जिसने H पॉजिटिव दिया वो एसिड। तो यहाँ पर इस पहले वाले H2O के नीचे क्या लिखा है बच्चे, एसिड। जबकि दूसरे वाले के नीचे क्या लिखा है, बेस, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले ने H पॉजिटिव दिया है और दूसरे वाले ने H पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पानी के अंदर H3O पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है। अब देखो बेस जब H पॉजिटिव गेन करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं कंजुगेट एसिड। जरूरी H2O, कोई भी बेस जब H पॉजिटिव गेन करता है तब जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं कंजुगेट एसिड। और कोई भी एसिड जब H पॉजिटिव रिलीज करता है, यहाँ पर इस वाले H2O ने H पॉजिटिव रिलीज किया ना, तो वो तो जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम कहते हैं कंजुगेट बेस। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कॉन्जुगेट बेस। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कॉन्जुगेट बेस। ये जो है चलिए समझो, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। चाहे जरूरी नहीं है मैं H2 की बात कर रहा हूँ, चाहे आप H2SO4 ले लो। अगर आपके पास H2SO4 है, उसने अपने अंदर से H पॉजिटिव बाहर निकाल दिया, तो H पॉजिटिव तो बाहर निकाल दिया, H पॉजिटिव बाहर निकालने के बाद जो चीज बचेगी HSO4 माइनस, ये कंजुगेट बेस। मतलब एसिड जो है H पॉजिटिव निकालता है बेस बनाता है, और बेस जो है H पॉजिटिव गेन करके एसिड बनाता है, उल्टा होता है। एसिड H पॉजिटिव रिलीज करके बेस बनाता है, बेस H पॉजिटिव गेन करके एसिड बनाता है। एसिड releases H positive to form conjugate base, while base gain H positive to form conjugate acid। उल्टी कहानी है, एसिड H पॉजिटिव देता है, बेस H पॉजिटिव देता है। वो तो कहानी सही है, लेकिन बेस H पॉजिटिव लेके जो चीज बनाता है वो होता है कंजुगेट एसिड। और एसिड H पॉजिटिव निकालने के बाद चीज बनाता है कहते हैं कंजुगेट बेस। ये लुईस एसिड, लुईस बेस, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस है ना, ये सारी टर्म आपकी आयनिक फ्यूजन में भी आएंगी। तो आप ध्यान में उनको चलोगे, कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंजुगेट बेस, ये सारी टर्म आएंगी, सारी लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट क्या होता है,
साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जरूरी नहीं है टाइम में हर जगह कहीं भी होके एक टर्म मिल जाती है किसी भी चैप्टर में, लुईस एसिड, लुईस बेस, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस। अरे ये तो बहुत ही अच्छी टर्म्स है, जाके दिमाग में बैठ जाती है, एबीसीडी का तो कंजुगेट एसिड का नाम है बेस। जब बेस एसिड में चेंज कर लेता है तो जो चीज बनती है वो बनती है कंजुगेट एसिड। जैसे NH3 ने H40 चेंज कर दिया तो NH3 ये होता है बेस है, तो NH3 plus H40 gives NH4 positive, ये तो रिएक्शन हुई, NH3 plus H40 gives NH4 positive, NH3 ने H40 डील करके क्या बना दिया, NH4 positive। तो NH3 जो था वो बेस, ठीक है, H40 डील करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाया वो कंजुगेट एसिड, NH4 पॉजिटिव जो है, NH4 पॉजिटिव जो है वो कंजुगेट एसिड है, NH4 पॉजिटिव जो है वो कंजुगेट एसिड है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे, हाँ इसके बाद साइड में मैंने कुछ लिखा हुआ है, देखिए कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस समझ आ गए बच्चे, तो बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस के अंदर। और इस फ्राइडे जो है एस ब्लॉक और हाइड्रोजन दोनों का टेस्ट होगा। टेस्ट वैसे एस ब्लॉक का पास हो नहीं था, आपकी तैयारी हो गई होगी एज मच एज आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आज एस ब्लॉक का टेस्ट था। आपका बस एक चैप्टर और बचा है इसके थ्योरी का, पी ब्लॉक, बाकी सिलेबस, बाकी तो फिर इक्विलिब्रियम से बोर्ड पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चैप्टर और बचा है इसका थ्योरी, थ्योरी वाला। तो ये तीनों, ये थ्योरी वाले चैप्टर ना बच्चे पढ़ते नहीं, छोड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। थ्योरी वाला चैप्टर बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता ये, और एंड में जाके छोड़ जाता है, जबकि एंड में जाके कई स्कूल ऐसे जिसमें चार चार पांच पांच नंबर के आएंगे दोनों चैप्टर, और कई स्कूल ऐसे भी होंगे जिसमें दो दो नंबर का करके छोड़ देंगे, और ना तो पढ़ाएंगे। देखो 50% स्कूल में हाइड्रोजन आई एम डैम श्योर अबाउट 50% स्कूल में ये तीनों चैप्टर करवा देंगे, लेकिन हम बीच वाले नहीं करवा सकते, कंबाइन पेपर आता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल जो मेरा स्कूल की ब्रांच है वो तीन चैप्टर करवा देगा या इसके अंदर टॉपिक करवा देगा, ठीक है। लेकिन जो इनके स्कूल होते हैं जो कंबाइंड होते हैं उसमें पूरे पूरे चैप्टर आते हैं, पांच आठ पांच नंबर के, तो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो टेस्ट हर किसी का है, हाई टेस्ट हर किसी का होगा, आपको टेस्ट देना है, चार से पांच नंबर का मान के चलोगी, जब करेंगे करके बात की बात है। तो हाई, और ये बाद में नहीं पढ़ोगे, अगर अभी पढ़ लिए तो पढ़ लिए, यू विल नेवर रीड दिस चैप्टर, आप चैप्टर को छोड़ जाओ पेपर में, हालांकि पेपर हो ना हो, लेकिन अगर पेपर होगी तो आप छोड़ जाओगे, इन चैप्टर्स को साथ साथ पढ़ते रहो, क्योंकि बहुत थ्योरी लिखी है, आप भूल जाओगे, बहुत थ्योरी लिखी है। आप मैंने देखो कंजुगेट एसिड वाले लिखी, कंजुगेट एसिड आर स्पीशीज फॉर्म व्हेन H base gain H bond, conjugate acid are the species formed when base gain H bond। conjugate base, conjugate base are the species, बोलो, conjugate acid की बोली पहले मैंने, conjugate acid are the species formed when they gain H bond। आई मैंने conjugate acid की बोली, देखो conjugate base are the species formed when an acid reduces H bond, when an acid reduces H bond,
अब लिखो बच्चे, ये साइड में लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जो पानी में जाके डिजोल्व हो जाए। देखो बच्चे, हाइड्रोलिसिस मोस्टली आयोनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर। मोस्टली जो आयोनिक कंपाउंड है वो डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। एंड कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर जाके, जबकि जो कोवेलेंट, डिजोल्व का मतलब होता है आयन से टूट जाना। जैसे NaCl को पानी में डालोगे Na-Cl नेगेटिव टूट जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड लाइक P4O10, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोलाइज पानी का रिएक्शन कर लेगा। डिजोल्व का मतलब होता है पानी की रिएक्शन ना करना, आयन में टूट जाना। डिजोल्व का मतलब होता है आप पानी से रिएक्शन ना करना, पानी में डूब जाना, बस आयन से टूट जाना, ठीक है। जबकि कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं, जैसे N3 नेगेटिव P4O10 लिखे हैं, ये पानी से रिएक्शन कर लेते हैं। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है पानी से रिएक्शन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, हैवी वाटर। अभी हमने पढ़ा है जो कि हाइड्रोजन के पास दो आइसोटोप होते हैं, तीन आइसोटोप होते हैं, 1H1 1H2 1H3, ठीक है। हाइड्रोजन पहले को कहते हैं प्रोटॉन, प्रोटियम, दूसरे को ड्यूट्रियम, तीसरे को कहते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। ट्राइटियम दुनिया के लिए वरदान साबित हो सकता है, जबकि अर्थ पे है नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन मून हैज इमेंस ऑफ ट्राइटियम, मून के पास ट्राइटियम का भंडार है। तो ये जो साइंटिस्ट मून को बेसिकली पढ़ रहे हैं, मून पे जाके ये पता मिलने वाला नहीं है। अगर एक दो नदी गिर भी गई तो फ्यूचर में तो क्या होगा, पानी खा के तुम लेके दूसरे, पानी मिल गया, पानी उठा के तुम लाएंगे, वहां पर ये बेसिकली जाके ट्राइटियम खोज ली, और वहां पर ट्राइटियम भंडार है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ट्राइटियम को यूज करना नहीं आया। स्टीफन हॉकिंग की मरने से पहले का जो स्टेटमेंट थी, उससे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपकी ऐसी कौन सी चाहते हैं जो आप चाहते हैं साइंस में कभी हो, तो उन्होंने कहा था हम ट्राइटियम को यूज करना चाहिए। एक्चुअली है क्या, मुझे हम बिजली में करते हैं, उसकी बिजली में घरों में आती है, वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से यूरेनियम और यूरेनियम रेडियो एक्टिव, यूरेनियम जो है थोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, और इसका जो वेस्ट है कई हजार सालों तक, प्लास्टिक से ज्यादा टाइम लेता है डिकम्पोज होने में। प्लास्टिक तो 100 साल डिकम्पोज करती है, 100 साल में ये प्लास्टिक 200 साल में डिकम्पोज होगी, 100 200 500। लेकिन जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है ये डिकम्पोज नहीं होता, 2,500 3,000 4,000 साल लगेंगे डिकम्पोज होने में। इसीलिए हम न्यूक्लियर पावर, जब न्यूक्लियर पावर पर लगाने में घर के लगाने न्यूक्लियर पावर लगाओ, पर कोई देख नहीं पाता गाँव में। रीजन क्या है, यही है कि हम एक लिमिट से ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो मटेरियल होता है उसको, तो उससे गैस भी पाना बहुत मुश्किल है, डिस्पोज करना नामुमकिन है। वो तो बड़े जल्दी बना देते हैं, वो जमीन हमेशा भी पैदा नहीं होता। आज का जो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ट्राइटियम भी सेम रिएक्शन शो करेगा, लेकिन इसका जो वेस्ट है वो होगा पानी, वो हमारे लिए यूज। ट्राइटियम अगर ये रिएक्शन ट्राइटियम करके कंट्रोल कर पाए, तो ट्राइटियम का जो बेस निकलेगा वो होगा पानी, T2O। H2O की जगह क्या आ जाएगा, T2O। तो ट्राइटियम पे रिसर्च कई सालों से चल रही है, होने वाली आने वाले 10 20 50 साल बाद ऐसा टाइम आ जाए जब बिजली कभी कटेगी ना, हम खुद देश मून भी जाया करेंगे, साल भर की लाइटें बचती है, मून के बाद बहुत लाइट है, वो कई हजार साल तक होगी, मतलब हजारों साल में जुबान होता है, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, D2O। दूसरे वाला जो दूध 1H2 वाला है, नॉर्मल जो पानी पीता है वो होता है H2, पहले वाला 1H1 वाला है। हाइड्रोजन तीन फॉर्म में पाया जाता है,
HDT. HDT. 1H1 is hydrogen, 1H2 deuterium D से and ट्राइटिन 1H2, तो ये D2O है, सेकंड पार्ट है, एंड ये दूसरा आइसोटोप है, उसका अगर पानी में हो तो वो हैवी वाटर, वो क्या कहलाता है, हैवी वाटर। तो हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O इज इंजीरियस टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग। इट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ। हम इसे पी नहीं सकते, ये अभी ऑक्सीजन निकाल नहीं देगा बॉडी के अंदर, ना ही इसके अंदर कुछ फ्लो कर सकते हैं हमारी पानी बॉडी के अंदर। बहुत सारे करोड़ों अरबों सेल फ्लो कर रहे हैं, ये सब आरबीसी सब सेल सुनना है ना, तो सब मिल जाएंगे। तो हैवी वाटर हम ज्यादा हम जो सेल नहीं पी सकते, थोड़ा बहुत पीते हैं वो यूरिन के जो बाहर निकल जाता है, लेकिन जरूरत ज्यादा हैवी वाटर नहीं पी सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं कि बात में हैवी वाटर थोड़ा बहुत तो और चाहिए हमारी बॉडी में। दूसरा है, अगला है जैसे हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, ये तो रिएक्शन। हाँ, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर बच्चे क्यों होता है आपने ये नहीं पढ़ा कि हार्डनेस होती है, आपने केवल यही पढ़ा है कि हार्ड वाटर नॉन फॉर्म लेदर विद सोप, ठीक है, और डिटर्जेंट के साथ हार्ड वाटर जो है लेदर झाग बना देता है, आपने केवल इतना पढ़ा है। लेकिन हार्ड वाटर होता क्या है, तो देखो बच्चे, अगर पानी के अंदर सोडियम और मैग्नीशियम और कोई नहीं, जब सोडियम और मैग्नीशियम के, अगर पानी के अंदर जब सोडियम और मैग्नीशियम के चार कंपाउंड, तीन कंपाउंड हो, कौन कौन से बच्चे, पानी के अंदर जब सोडियम और मैग्नीशियम के तीन चार कंपाउंड हो, जैसे सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम के तीन चार कंपाउंड हो, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के तीन चार कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, ठीक है, सल्फेट और क्लोराइड, मतलब CaCl2O, MgCl2O, CaSO4 हो, MgSO4 हो पानी के अंदर, या CaHCO3 का होल ट्वाइस हो, CaHCO3 का होल ट्वाइस हो, तो हम कहते हैं पानी हार्ड है। तो अब हम कह सकते हैं पानी हार्ड है, अदरवाइज पानी सॉफ्ट होता है। बाकी कुछ भी हो, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम का फलाना ढिमकाना कोई भी सॉल्ट हो, बस कार्बोनेट क्लोराइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो, क्या होते हैं, प्योर, प्योर वाटर का करेगा कैसे, प्योर वाटर का पीते एक एक प्रस्तुति का पता एक मिनट तक, एक मिनट। हेलो, मीटिंग शुरू हो गई, एक बार लिंक भेजना बच्चे, क्लास बंद करो, मेरी एक मीटिंग अभी है ना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।